गुड मॉर्निंग। मैं शिवाशिष सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग वर्तमान में जो चीन और ताइवान का संघर्ष शुरू हो गया है उस पर डिस्कशन करेंगे कि ये चीन और ताइवान बीच बीच में क्यों लड़ते रहता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन का मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आर्मेनिया और अजरबैजान का मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। उसी तरह चीन और ताइवान का मामला भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके बीच में जो संघर्ष का कारण है उसका इतिहास में बहुत सारा कारण रह चुका है, उसका रीजन रह चुका है ना। और वर्तमान में संघर्ष का कारण क्या है कि ताइवान में नए राष्ट्रपति का चयन हुआ है। नए राष्ट्रपति का चयन हुआ है, विलियम लाई नाम है इनका। ताइवान लोकतांत्रिक देश है। तो शपथ ग्रहण समारोह में जो विलियम लाई थे, नए राष्ट्रपति थे, वो चीन के विरुद्ध में कुछ कह गए। विशेषकर उन्होंने ताइवान की स्वतंत्रता का दावा किया कि स्वतंत्र मुल्क है, स्वतंत्र देश है, चाइना को अपना हद में रहना चाहिए, ताइवान के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा बात कह गए वो। ताइवान इससे खासा नाराज हुआ और वो चीन इससे खासा नाराज हुआ और ये ताइवान के चारों तरफ क्या किया, युद्धपोत, जो सामुद्रिक युद्धपोत होता है वो लगा दिया। चारों तरफ से घेर लिया। चीन ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया, इधर से घेर लिया, इधर से घेर लिया, इधर से घेर लिया। ये सब क्या, युद्धपोत लगा दिया है ना। और मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया। ठीक है। ऊपर से 40 लड़ाकू विमान, जिसको फाइटर जेट कहते हैं, वो भी उड़ाने लगा चारों तरफ इसका। ये बस धमकी देने का प्रयास कर रहा था। मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर धमकी दे रहा था कि देखो, अगर ताइवान अगर स्वतंत्रता का दावा करता है तो चाइना ताइवान के साथ क्या कर सकता है। इवन वो खून खराबा तक का धमकी दे चुका है ताइवान को इस बार, है ना। पहले होता था क्या कि आर्थिक प्रतिबंध कुछ ऐसा लगाता था। इस बार सीधे सीधे अपना पावर दिखाया है ताइवान को चाइना। ठीक है। तो ठीक है, तो वर्तमान में जो संघर्ष का कारण तो है ही है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्तमान संदर्भ, वर्तमान में हम लोग क्या क्यों डिस्कशन इसको कर रहे हैं, वर्तमान संदर्भ देखेंगे। दूसरा देखने वाले हम लोग चीन और ताइवान के बीच में जो संघर्ष है उसका ऐतिहासिक कारण, है ना। देखने वाले ऐतिहासिक कारण। ठीक है। और तीसरा हम लोग देखेंगे क्या, भारत पे प्रभाव। क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे भारत पर प्रभाव, जो भी पढ़ेंगे वो अपना देश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि हम लोग का देश पर क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग पहले मैप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैप देख लेते हैं। देखिए, ये चीन है, ये अपना भारत है, नेपाल भूटान तो देख ही रहे हैं, है ना। इधर देखिए तो आपका ये उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया है, ये जापान हो जाएगा, ये ताइवान हो जाएगा, ये फिलीपींस है ना। और ये क्या है, दक्षिण चाइना सागर है, दक्षिण चीन सागर, यानी कि साउथ चाइना सी है ये। ठीक है। और यहाँ पर जो एरिया है उसको कहते हैं ताइवान स्टेट। ये एरिया ताइवान स्टेट है। ठीक है। तो ये पूरा लोकेशन हम लोग पहले मैप पर समझ लिए, क्योंकि समझना जरूरी है, तभी इसका हम ऐतिहासिक कारण समझ पाएंगे। तो वर्तमान संदर्भ तो समझ गए हैं कि क्या कारण है। नए राष्ट्रपति का चयन हुआ, नए राष्ट्रपति समारोह में स्वतंत्रता का दावा करते हैं, चीन को के खिलाफ कुछ बात कहते हैं, इससे चीन खासा नाराज होता है। ताइवान के चारों तरफ अपना सामुद्रिक युद्धपोत लगाकर मिलिट्री एक्सरसाइज चालू कर देता है। ऊपर से 40 लड़ाकू विमान उड़ाने लगता है और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से युद्ध का धमकी दे रहा है ना, कि चारों तरफ से हमला कर देंगे ताइवान पर अगर ताइवान अपना स्वतंत्रता वगैरह का दावा करता है। क्योंकि चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी को मानता है। वन चाइना पॉलिसी क्या होता है, वन चाइना पॉलिसी होता है कि चाइना एक है, मतलब ताइवान जो है चाइना का ही हिस्सा है। और जो भी चाइना के साथ, जो भी चीन के साथ अपना कूटनीति संबंध बनाता है, एवं भारत भी
तो उसको वन चाइना नीति को साइन करना पड़ता है कि पहले अगर आप हमसे संबंध बनाना चाहते हैं, आप मेरे साथ कूटनीतिक संबंध बनाना चाहते हैं, तो आपको वन चाइना नीति को साइन करना पड़ेगा कि ताइवान को चीन का हिस्सा आपको मानना पड़ेगा। ये वन चाइना पॉलिसी है। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ताइवान पर अपना दावा करता है और इसको हमेशा अपना कब्जा में करने का प्रयास करता है। अगर देखा जाए तो ताइवान क्या है, ताइवान बहुत शक्तिशाली देश बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, तकनीक के मामले में। ये भी छोटा दिखने में लग रहा है, लेकिन बस इजराइल वाला हाल है कि इजराइल बहुत छोटा दिखता है लेकिन शक्ति में बहुत ज़्यादा है, तकनीक उसके पास, तकनीक का क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो वही हाल ताइवान का है। भले इजराइल के जैसा वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है, लेकिन ताइवान भी कम शक्तिशाली देश नहीं है। हाँ, मिलिट्री फोर्स में ऑब्वियसली उससे कम होगा, लेकिन तकनीक में कम नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं, क्या मैप समझ लिए, वर्तमान संदर्भ समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि ऐतिहासिक कारण क्या है कि दोनों आखिर लड़ कब क्यों रहा है आप आज तक, और वन चाइना पॉलिसी क्या होता है, इसके तहत ताइवान पर कब्जा क्यों करना चाहता है चीन। तो देखिए, तो पहले हम लोग चलते हैं इसका इतिहास में, बड़ा संक्षेप में, बड़ा सरल में बताएंगे, क्योंकि हम प्रयास करेंगे कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाए इसको, है ना, सिंपल तरीका से आपको समझा के मैटर। देखिए, जैसे भारत का अपना एक इतिहास रहा है, वैसे ही चाइना का अपना एक इतिहास रहा है, बहुत लंबा इतिहास रहा है। लेकिन हम लोग इतिहास का उस पन्ना को उल्टेंगे, उस पन्ना को पलटेंगे जहाँ से इन दोनों के बीच में क्या हुआ, संबंध बिगड़ना चालू कर गया। तो बात हम लोग शुरू करते हैं 1894 से। 1894 में किंग वंश या किंग राजवंश का शासन था। किंग राजवंश लिख देते हैं हम लोग, 1894 का बात है। किंग राजवंश, राजवंश का शासन था इस चाइना पर, है ना। लेकिन हुआ ये कि किंग राजवंश 1894 तक कमजोर होने लगा। पहले ये मजबूत हुआ करता था, लेकिन 1894 आते आते ये कमजोर होने लगा। कमजोर होने के कारण क्या होता है, एक सेंटर अगर कमजोर हो जाएगा तो जितना भी कब्जा करके रखता है क्षेत्र को, वो सब आज़ाद होने लगता है। तो ये कमजोरी का फायदा उठाकर जितने भी मुल्क था, जितना भी क्षेत्र था, वो किंग राजवंश से आज़ाद होने लगा। कितने दूर तक समझ गए। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1894 में जापान चीन पर हमला कर देता है कि किंग राजवंश तो कमजोर हो गया है, चलो हम लोग मजा मजा में चाइना को जीत लेंगे। और इसी खुशी में, इसी का फायदा उठाकर जापान क्या किया कि आपका ये जो कोरिया वाला एरिया देख रहे हैं, ये पूरा जीता, है ना। पूरा फॉर्मूसा द्वीप लिया। ताइवान पहले फॉर्मूसा द्वीप कहा जाता था। ये द्वीप पहले जीत लिया और कुछ क्षेत्रीय एरिया भी जीत लिया। ठीक है, ये 1894 की बात है। उसको कहते हैं साइनो जापान प्रथम युद्ध, है ना। चीन को सीनो भी कहा जाता है, सीनो या साइनो भी कहा जाता है। तो साइनो जापान प्रथम युद्ध 1894 में हुआ और इतना एरिया को वो जापान जीत लिया। जापान उस समय विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए था, ये अधिक से अधिक विस्तार करना है। उसके कारण ये काम हुआ। देखिए, दूसरी बात, जैसा बताया किंग राजवंश कमजोर हो चुका था, तो बहुत सारा इलाका क्या हो गया था, ये सब इलाका स्वतंत्र होने लगा सब, है ना। सब क्या हो गया, स्वतंत्र होने लगा, सब खंडित होने लगा, टूट कर अलग अलग। जैसे मुगल राजवंश कमजोर होने लगा तो बहुत सारा क्षेत्रीय डायनेस्टी शुरू हो गया, है ना, क्षेत्रीय वंश शुरू हो गया, सब अपने आप को आज़ाद कर लिया। इसी तरीके से बहुत क्षेत्र अपने आप को आज़ाद कर लिया। उसी समय एक बहुत बड़े नेता का उदय होता है, राष्ट्रवादी नेता, जिनका नाम था सन यात सेन, है ना। उनका इच्छा था, उनका एम था, उनका लक्ष्य था कि फिर से चीन को एकीकरण किया जाए, सबको समेट कर सब जो आज़ाद हो चुका है सबको एक साथ जोड़कर फिर से चीन को एक किया जाए। नहीं तो इस कमजोरी का फायदा उठाकर जापान आगे आगे जीतते चल जाएगा, सबको तोड़ते हुए चल जाएगा, है ना। तो सबको यूनिट में बांधना है, ठीक है।
तो सबसे बड़ा नेता कौन बन गया? सन यात सेन। और सन यात सेन क्या की एक पार्टी का स्थापना की है, राजनीतिक पार्टी, उसका नाम था क्विन मिंग टोंग। लिख देते हैं क्विन मिंग टोंग। ठीक है, पार्टी का नाम था क्विन मिंग टोंग। पार्टी का गठन करते हैं। आज के लीडर कौन बनते हैं? सन यात सेन। वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा जितना चाइना जो अलग अलग खंडित हुआ था, अलग अलग राज्यों में बट गया था, भागों में बट गया था, उसको सबका फिर से एकीकरण करते हैं। जैसे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वल्लभ भाई पटेल भारत का एकीकरण करते हैं, और सही सन यात सेन पूरा चीन का एकीकरण करते हैं, अलग अलग भागों को जोड़कर फिर से चीन को एक करते हैं। लेकिन सन यात सेन, इसका कौन था? सन यात सेन, यात सेन। लेकिन 1925 ईस्वी में सन यात सेन का मृत्यु हो जाता है। 1925 में मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इनका जो पार्टी था क्विन मिंग टोंग, ये दो भागों में टूट जाता है। दो भागों में टूटता है। पहला बनता कौन? तो पहला बनता है कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता था, है ना, कम्युनिस्ट। और दूसरा बनता कौन? रिपब्लिक। ठीक है ना, जिसको कहते हैं नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी। ठीक है, ये लोकतंत्र में विश्वास करता था, जनता का शासन में विश्वास करता था। कम्युनिस्ट लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता था, जनता का शासन में विश्वास नहीं करता है। वो सरकार के शासन पर विश्वास करता है कि मतलब सभी शक्ति सरकार के पास होना चाहिए। कम्युनिस्ट दोनों का विचारधारा क्या है? जस्ट अपोजिट था। ठीक है, तो कम्युनिस्ट का जो मेन लीडर हुए वो माओ बने, माओ जेडोंग, माओ जेडोंग। ठीक है, लिख देते पूरा जेडोंग। और जो राष्ट्रवादी बने, इसका बने चियांग काई। चियांग काई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि 1894 में जापान हमला करता है, चाइना का कुछ एरिया कब्जा कर लेता है, और किंग राजवंश का कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ कुछ राज्य अलग हो जाते हैं। सन यात सेन आते हैं, राष्ट्रवादी नेता रहते हैं, एक पार्टी का गठन करते हैं क्विन मिंग टोंग, और उनका उद्देश्य था फिर से चाइना का एकीकरण करना। वो फिर से चाइना का एकीकरण कर भी देते हैं 1925 में, लेकिन इनका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद इनका जो पार्टी क्विन मिंग टोंग था दो भागों में बढ़ता है, एक भाग कम्युनिस्ट होता है, दूसरा भाग राष्ट्रवादी होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट, है ना। कम्युनिस्ट का जो लीडर बनते हैं वो माओ जेडोंग बनते हैं। माओवादी अभी भी हम लोग के देश में इधर उधर जो परेशान करते रहता है, तो इन्हीं का विचार को मानने वाला माओ, है ना। और राष्ट्रवादी चियांग काई बनते हैं, राष्ट्रवादी का नेता चियांग काई बनते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है चाइना पर कब्जा को लेकर, और ये लड़ाई गृह युद्ध में बदल जाता है, क्योंकि कुछ एरिया में कम्युनिस्ट का पकड़ था, कुछ एरिया में नेशनलिस्ट का पकड़ था, और ये दोनों आपस में हिंसक झड़प में फंस जाते हैं। हिंसक, है ना, हिंसक झड़प में फंस जाते हैं, और पूरा चीन गृह युद्ध के चपेट में आ जाता है। इसी का फायदा उठाकर फिर होता क्या, जापान फिर से हमला करता है। ठीक है, इसी का फायदा उठाकर जापान क्या होता है, फिर से हमला करता है। और हमला करने के बाद इस पर क्या हुआ, इधर का जो मंचूरिया वाला इलाका हुआ, पूरा मंचूरिया का इलाका को कब्जा कर लेता है। मंचूरिया का इलाका है इधर, इधर जापान इसका पूरा कब्जा कर लेता है। ठीक है ना, और अपना सेना को आगे बढ़ा रहा होता है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अब जब दोनों लोग देखे, माओ जेडोंग देखे, चियांग काई देखे कि हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, इधर जापान अपना विस्तारवादी नीति के तहत चाइना को जीतते जा रहा है, तो पहले जापान को रोका जाए। तो दोनों हाथ मिलाते, दोनों एक साथ आते हैं और जापान के विरुद्ध में युद्ध शुरू कर देते हैं।
लेकिन जापान बहुत मजबूत था, जापान आगे बढ़ते जा रहा था, है ना। लेकिन आपको पता है कि जैसा कि 1939 में से प्रथम वर्ल्ड वार शुरू होता है और अंत में जाकर जापान पर परमाणु बम गिराता है अमेरिका और जापान हार जाता है। हारने के बाद क्या होता है कि ये एरिया जो जापान कब्जा किया था वो आज़ाद हो जाता है, ठीक है, आज़ाद हो जाता है, जापान का नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। जब नियंत्रण से मुक्त हो जाता है, सब नियंत्रण से मुक्त हो गया, ठीक है ना, तो फिर ये दोनों लड़ना चालू कर दिया। फिर कौन दोनों? माओ जेडोंग और चियांग काई, यानी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी फिर से लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जो कम्युनिस्ट पार्टी था, जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला माओ जेडोंग थे, ऊपर में देखिए सोवियत संघ है, चाइना से ऊपर सोवियत संघ है, तो सोवियत संघ भी क्या था, ये कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला था, ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला था। तो उन्होंने माओ जेडोंग ने सोवियत संघ से क्या किया, सहायता ले लिया, सहायता मांग लिया कि हमको मदद कीजिए, ये राष्ट्रवादी को हटाना है। तो सोवियत से मदद लेकर कम्युनिस्ट जितने भी नेता थे वो राष्ट्रवादी नेताओं को मारने लगे, है ना। और अंत में राष्ट्रवादी नेता क्या होते हैं, पूरा चाइना को छोड़ देते हैं और चाइना का ही एक हिस्सा फार्मोसा जो द्वीप रहता है यहाँ पर, फार्मोसा द्वीप, उसमें जाकर शिफ्ट हो जाते हैं लोग। जितना भी राष्ट्रवादी नेता होते हैं चियांग काई के नेतृत्व में, ये फार्मोसा द्वीप पर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, रहने लगते हैं और इसका नामकरण ताइवान होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से है कि ताइवान तो पहले चीन का हिस्सा था, अब ये लोग शिफ्ट कर गए यहाँ पर, ठीक है। तो उसी समय से चीन कहता है कि ताइवान तो चीन का हिस्सा है, ये लोग तो शिफ्ट किया है लेकिन हिस्सा जमीन तो चीन का है। तो इस तरह से ताइवान चीन का हिस्सा हुआ। और जो माओ जेडोंग थे और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, अभी भी वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी किसका मेन उद्देश्य था, सन यात सेन का वन चाइना पॉलिसी था कि चाइना को एक करना है, एकीकरण, चाइना का एकीकरण, है ना। तो उसी विचारधारा को मानने वाला माओ जेडोंग था, वन चाइना पॉलिसी, उसी विचारधारा को मानने वाला चियांग काई था, राष्ट्रवादी वन चाइना पॉलिसी। अब चीन कहता है, जो ये वाला एरिया है चीन का, ये कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है और वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को एक न एक दिन हम पूरी तरीके से चीन में मिला लेंगे। वहीं ताइवान में रहने वाले राष्ट्रवादी नेता कहते हैं ये पूरा चीन ताइवान के अंदर में, असली चीन तो ये है और ये एरिया पूरा है, क्या है, ताइवान को एक दिन जीत लेना है वन चाइना पॉलिसी के तहत। और दोनों इसी बात को लड़ रहे हैं, दोनों का उद्देश्य है वन चाइना पॉलिसी। ताइवान अपने आप को असली चीन मानता है, वो कहता है इसको मिलाएंगे, ये कहता है कि हम असली चीन है, हम ताइवान को मिलाएंगे, और दोनों वन चाइना पॉलिसी को लेकर लड़ रहे हैं। और वन चाइना पॉलिसी किसका उद्देश्य था, सन यात सेन का, ठीक है। तो ये आपका लड़ाई का मुख्य कारण है दोनों के बीच में। बड़ा ही संक्षेप में सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए। इसमें बहुत सारा फैक्ट हम जानबूझ कर डाले हैं क्योंकि फैक्ट के चक्कर में फिर क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा कि बोलचाल का भाषा में कैसे समझाया जा सके। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसका आप ऐतिहासिक कारण समझ गए कि कैसे और क्यों दोनों लड़ रहा है। अब फिर वर्तमान में आते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जैसे बताए हैं कि चाइना इसको घेर लिया है और युद्ध का धमकी दे रहा है। इसी माहौल में अमेरिका अपना डेलीगेशन भेज दिया ताइवान हाल ही में। ये डेलीगेशन ताइवान इसलिए भेजा है कि इसको एक इशारा मिल सके कि ताइवान अकेले नहीं है, कि आप घेर लोगे या घेर किसको मार लोगे, है ना। ये अमेरिका अपना डेलीगेशन ताइवान भेज दिया। अगर इसके साथ कुछ होता है तो निश्चित रूप से अमेरिका इसमें शामिल होगा, क्योंकि अमेरिका को ताइवान से मतलब नहीं है, अमेरिका को अपना हित से मतलब है। ताइवान वर्तमान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माना में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुका है। माइक्रोचिप जो बनता है, सिलिकॉन का माइक्रोचिप बनता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश यही है। और माइक्रोचिप के बिना कोई भी कंप्यूटर, कोई भी मोबाइल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये अमेरिका के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
अमेरिका का प्रभाव जापान पर भी है और जापान का अपना हित भी है कि अगर वो ताइवान को सुरक्षित नहीं रखता है तो कल के समय में फिर जापान असुरक्षित हो जाएगा। ये ताइवान अगर चीन यहाँ पर कब्जा कर लेगा तो फिर जापान असुरक्षित हो जाएगा। तीसरा कारण है कि ये जो आपका साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है, जो साउथ चाइना सी है, ये पूरा का पूरा जो कि चीन दावा करता है कि दक्षिण चीन सागर चीन का है, वो उसका और दावा मजबूत हो जाएगा अगर वो ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पूरा वो दावा मजबूत हो जाएगा चीन का। और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण चीन सागर, सामुद्रिक व्यापार के लिए भी, सामुद्रिक जो खनिज संपदा है उसके लिए भी, और अन्य देशों के सुरक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के लिए क्या बनाया गया है, क्वाड का गठन किया गया है। क्वाड में कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य ही है दक्षिण सागर को सुरक्षित करना और चीन के प्रभाव से मुक्त रखना। अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है चीन तो फिर क्वाड का भी कोई अस्तित्व और कोई महत्व नहीं रह जाएगा, नहीं कोई उसका उद्देश्य रह जाएगा। तो क्वाड के कारण यह मुश्किल है कि ताइवान पर कब्जा कर पाए। और ताइवान भले ही देखने में लगता है, अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, जैसा बताएं इजराइल की जैसा ही है, लेकिन अपना पावर अभी तक ये शो नहीं किया। तो इतना आसान भी नहीं है चीन के लिए ताइवान पर कब्जा कर लेना। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि ताइवान का मिलिट्री पावर चाइना की तुलना में कम है। क्लियर। अब यहाँ पर हमको देखना है हम लोगों को कि भारत का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि जो भी मुद्दा, जो भी घटना घट रहा है उसका असर अपना देश पर क्या पड़ेगा, हमें अपना देश के संदर्भ में भी सोचना पड़ेगा, अपना हित भी देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर ताइवान पर प्रभाव चीन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भारत का जो होगा, ये पूर्वी क्षेत्र है, भारत ये है, तो भारत का पूर्वी हिस्सा चाइना का प्रभाव में आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, हिस्सा इस तरह का करते हैं तो वो एक तरह से असुरक्षित हो जाएगा। वो चाइना का प्रभाव में रहेगा तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा क्या होगा, असुरक्षित हो जाएगा। यह भारत का कूटनीति फेलियर हो जाएगा। भारत क्वाड का भी सदस्य है तो उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चाइना के विरोध में, ताइवान के सपोर्ट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वाड का मुख्य लक्ष्य ही है दक्षिण सागर में चाइना के कंट्रोल को नियंत्रित करना। तो जाना ही पड़ेगा भारत को, प्रत्यक्ष रूप में जाए या अप्रत्यक्ष रूप में जाए, क्योंकि उसके चारों मेंबर जाएंगे तो भारत नहीं जाएगा, यह संभव नहीं है ना। उसका एक मेंबर ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया पर अभी हाल ही में ये आपका कोरिया के आसपास, जापान के आसपास क्या हो रहा था कि वो अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, जासूसी हेलीकॉप्टर, चीन उस पर हमला कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी खासा नाराज है चीन के साथ, एक दूसरे को धमकी दे रहा है, एक दूसरे को देख लेने का भी धमकी दे रहा है ना। तो ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है, जापान शामिल हो रहा है, अमेरिका शामिल हो रहा है, भारत इससे बच नहीं सकता है और ये भारत का अपना हित भी है। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो ताइवान एक तरह से चाबी है भारत के लिए, चीन को कंट्रोल करने के लिए। चीन पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा ही अपना क्या है, संबंध को प्रगाढ़ कर रहा है। और ये जो पीओके है, हम लोग का पीओके है, वो अभी पता है कि पाकिस्तान के कब्जा में है। चीन भले ही पाकिस्तान के साथ संबंध बना रहा है, लेकिन पीओके के मामले में खुलकर नहीं बोल रहा है। आंतरिक तौर पर मदद कर रहा होगा लेकिन खुलकर नहीं बोल रहा, सार्वजनिक मंचों पर नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि अगर ऐसा करता है तो भारत भी वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेगा। वन चाइना पॉलिसी क्या है, जो कि बताए हैं कि चीन का हिस्सा है ताइवान, वो भी मानने से इनकार कर देगा कि जब तुम पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मान रहे हो, तुम ताइवान को चीन का हिस्सा क्यों माने? नहीं मानेंगे। और ये चीन के लिए बड़ा ही सिर दर्द हो जाएगा। इसीलिए चीन पाकिस्तान के साथ संबंध बनाता है, प्रगाढ़ रिलेशन बनाता है, लेकिन पीओके के मामला में
चुप रहता है। एक दो बार चीन कोशिश किया पीओके के मामले में बोलने का, तो भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि अगर आप पीओके के मामले में बोलिएगा तो हमें भी ताइवान में बोलने का अधिकार है। और ताइवान बड़ा ही संवेदनशील विषय है चीन के लिए। 2022 में ही नैन्सी पेलोसी आई थी, जो कि अमेरिका की एक स्पीकर थी। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म वातावरण बन गया था। चीन बना दिया था कि चीन ये तो चीन का हिस्सा है, तो ताइवान को एज स्वतंत्र मुल्क के रूप में कैसे तुम स्वीकार कर सकते हो, और वहाँ का स्पीकर कैसे यहाँ आ सकती है बिना चीन से परमिशन लिए या चीन के साथ संबंध बनाए हुए। सेपरेटली स्वतंत्र पूर्वक कैसे ताइवान जा सकता है। इसलिए बड़ा ही उस समय चीन बड़ा गर्म हुआ था और मिलिट्री एक्सरसाइज किया था। अब इस बार भी ताइवान को घेर कर चीन मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, संदेश दे रहा है युद्ध का। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम रखा है ज्वाइंट सोर्ड 2024A। ज्वाइंट सोर्ड लिख देते हैं। जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है उसका नाम रखा है चीन ज्वाइंट सोर्ड। ज्वाइंट सोर्ड का मतलब जुड़वा तलवार। सोर्ड मतलब तलवार, ज्वाइंट मतलब जुड़ा हुआ तलवार, है ना। 2024A इसका मतलब है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका वर्तमान कारण क्या था, इसका ऐतिहासिक कारण क्या था, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो बस यही था जिसको हम संक्षेप में सरल भाषा में बताने का प्रयास किए, क्योंकि ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स इसका इशू है। इजराइल फिलिस्तीन को समझने का प्रयास कीजिएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, उसको बड़ा सरल भाषा में ही समझना पड़ेगा। आर्मेनिया अजरबैजान को समझने की कोशिश किया, बड़ा सरल भाषा में समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो उसमें इतना फैक्ट है, इतना उसमें कुछ मिला जुला है, उसको याद रखना, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही हाल चीन और ताइवान का है, लेकिन हम प्रयास किए हैं एक सिंपल तरीका से कैसे इसको समझाया जा सके। ठीक है, तो फिर आज के हमें इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।